नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए MP DLED सेकेंड ईयर के पहले प्रश्न पत्र संज्ञान अधिगम और बाल विकास की 5वीं इकाई के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आई हूँ। 5वीं इकाई है आपकी खेल, स्व एवं नैतिक विकास। पिछली 4 इकाइयों के प्रश्न मैंने करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रश्नों को देख लीजिएगा। आपका कोर्स चेंज नहीं हुआ है तो जो संभावित प्रश्न हैं आपके सारे यही रहने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हों तो सबसे पहले और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में से शेयर करें ताकि उन सबको भी इसकी हेल्प मिल जाए। इस इकाई से आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्न 9 रहेगा। खेल शारीरिक और क्रियात्मक विकास को किस प्रकार बढ़ावा देता है? खेल बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास में किस प्रकार सहायक है? उदाहरण देकर समझाइए। जैसा कि ज्ञात है, शारीरिक और क्रियात्मक कौशलों का विकास अभ्यास करने पर निर्भर करता है। खेल ऐसी क्रिया है जो बच्चों को अभ्यास के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। निम्नलिखित घटना इस बात को स्पष्ट करती है। एक माँ जब 4 महीने के शिशु के आगे एक झुनझुना रख देती है, शिशु का ध्यान झुनझुने की तरफ आकर्षित होता है और वह अपनी पीठ से पेट पर पलटकर उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। यह करने के लिए मांसपेशियों का समन्वय जरूरी है। बार बार झुनझुने तक पहुंचने के प्रयास में शिशु को मिट्टी खाने का अवसर मिलता है और धीरे धीरे वह इन कार्यों को आसानी से कर लेता है। बच्चे जब ईंटों की एक पंक्ति पर चलने की कोशिश करते हैं, दीवार फांदते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, झूलों में लटकते हैं, दौड़ने के खेल खेलते हैं, साइकिल की सवारी करते हैं, तो उनकी बहुत सी मांसपेशियों का समन्वय बढ़ता है। खेल खेल में जीवन में गड्ढे खोदने, फूलों के हार बनाने, चित्र बनाने और उनमें रंग भरने में बच्चों की लघु मांसपेशियों का विकास होता है। याद रखिएगा, इन प्रश्नों के उत्तर आपको केवल 75 वर्ड्स में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। प्रश्न 11, नाटकीय खेलों में बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं। पियाजे के द्वारा इस कथन को स्पष्ट कीजिए। या फिर 7 साल का बच्चा कल्पित भूमिका का निर्वाह खेल में सही ढंग से कर पाता है। पियाजे के अनुसार बच्चे की विकसित होती हुई मानसिक क्षमताओं में खेल एक बड़ी भूमिका निभाता है। पियाजे ने खेल के विकास के कई चरण बताए हैं। संवेदन प्रेरित क्रिया के दौर का एक लक्षण है। कार्यात्मक खेल में बच्चा वस्तुओं के इस्तेमाल की परिचित पद्धतियों को दोहराता है। उदाहरण के लिए खाली प्याले से पीता है, हाथों के इस्तेमाल से बालों में कंघी करने का नाटक करता है। दूसरा चरण प्रतीकात्मक खेल है जो क्रिया पूर्व दौरे में होता है। यह मानसिक प्रतीकों के इस्तेमाल का दौर है। वस्तुएं अपने से अलग किसी वस्तु की प्रतीक होती हैं। प्रतीकात्मक खेल में एक ब्लॉक को टेलीफोन, नाव, कुत्ता, केला या स्पेसशिप बनाया जा सकता है। पियाजे ने इस दौर के कल्पित स्वभावों के खेल को बच्चों के आत्म केंद्रित विचार के प्रतिबिंब के रूप में देखा। पियाजे के अनुसार 7 वर्ष की आयु के आसपास ठोस क्रियात्मक दौर के आरंभ में समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, खेल के मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर टिप्पणी लिखिए। एरिक्सन और अन्ना फ्राइड के अनुसार खेल अपूर्ण रह गई इच्छाओं का स्थानापन्न और अतीत की घातक घटनाओं से मुक्ति और पुनर्जीवन का एक रास्ता है। मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के सामाजिक संवेगात्मक पक्षों पर बल देती है। खेल के द्वारा बच्चा माता पिता के साथ अपने मानसिक द्वंद्वों और विवेकहीन भय का समाधान करता है। एक बच्ची राक्षस खेल कर अंधेरे के भय पर काबू पाती है। एक बच्चा अपनी गुड़िया को किसी नियम के कल्पित उल्लंघन के लिए उसी तरह सजा देता है जैसे एक माता पिता उसको सजा देते हैं। एरिक्सन की दृष्टि में प्री स्कूल चरण के दौरान खेल एक बच्चे के लिए खोज, पहल और स्वतंत्रता का रास्ता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से खेल विवेचक अनुभव के माध्यम से आक्रामकता को दिशा देने का एक तरीका है। यह अतीत के लिए एक प्रतिक्रिया और अतीत की घटनाओं की ओर लौटने की प्रक्रिया का एक तत्व भी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, खेलों के महत्व को समझाइए। या फिर शारीरिक शिक्षा में खेलों का क्या महत्व है? खेलों के द्वारा सीखना रुचिकर और कौतूहल भरा होता है। बच्चे जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं। खेलते हुए बच्चों को वस्तुएं छूने, उन्हें ध्यान से देखने और आसपास के वातावरण की
छानबीन करने का मौका मिलता है। खेल क्रियाओं के माध्यम से वे आम घटनाओं के घटित होने के कारण भी समझने लगते हैं। बच्चों को इच्छानुसार खेलने के अवसर देने से हम उनकी सीखने में मदद करते हैं। खेल बच्चों को खोज करने और उसके द्वारा स्वयं सीखने का अवसर होता है। खोज का अर्थ है घटनाओं और वस्तुओं के बारे में स्वयं पता लगाना। यदि बच्चों को किसी संकल्पना के बारे में केवल मौखिक रूप से बताया जाए और स्वयं करने का मौका नहीं दिया जाए तो वह उसे इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। यह बात आपने स्वयं अनुभव की होगी। उदाहरण के लिए किसी मित्र के मुख से पकवान बनाने की विधि सुनकर उतना नहीं सीखा जा सकता जितना कि स्वयं पकवान बनाकर। वैसे अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो स्वयं से भी इनके उत्तर आप बना के आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है खेल की विशेषताएं लिखिए। खेल की विशेषताएं। कई अध्ययनों से बालक के खेलों की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चला है। इच्छा अनुसार खेलना, आयु बढ़ने के साथ खेलने की क्रिया का कम हो जाना, आयु बढ़ने के साथ खेल में शारीरिक क्रियाओं में कमी, खेल में एक निश्चित विकास क्रम होना, उम्र बढ़ने के साथ खेल में व्यतीत समय की कमी, खेल में अनियमितता एवं अनौपचारिकता, प्रत्येक खेल में जोखिम की संभावना, खेलों में पुनरावृत्ति होती है, खेलों के साधनों में तीव्र परिवर्तन की इच्छा होती है, जीवन के प्रारंभिक महीनों में ही किसी न किसी प्रकार का खेल प्रारंभ हो जाना आमोद प्रमोद का साधन है, सर्वांगीण विकास होता है खेल से, सांस्कृतिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, भाषाई विकास में भी सहायक है और इसमें आत्मनियंत्रण भी करना बच्चा सीखता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आत्म संचेतन संवेग किसे कहते हैं। प्रारंभिक संवेगात्मक विकास में शोध से पता चला है कि संवेग को बृहद तौर पर 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से एक है आत्म संचेतन संवेग। इसमें संज्ञान की विशेष तौर पर कॉन्शियसनेस की जरूरत है। इसके अंतर्गत सहानुभूति, ईर्षा, शर्मिंदगी आते हैं जो 1.5 से 2 वर्ष की आयु में कॉन्शियस की उपज के बाद नजर आते हैं। शर्म, गर्व, ग्लानि जो 2.5 वर्ष की आयु में पहली बार नजर आते हैं। आत्मसंचेतन संवेग के विकसित होने पर बच्चे सामाजिक मापदंडों और नियमों को ग्रहण करते हैं और इन्हें अपना व्यवहार मूल्यांकन करने में प्रयोग करते हैं। अब देखिए किस तरह से होता है। 6 महीने से 2 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं उनमें ईर्ष्या, शर्मिंदगी, सहानुभूति होती है और जो 2.5 वर्ष के होते हैं उनमें गर्व, शर्म और ग्लानि होती है। अगला प्रश्न है आत्मनियंत्रण का विकास किस प्रकार किया जाता है। बालकों को खेल विशेष की विषय वस्तु के अनुसार भूमिकाओं और नियमों का निर्वाह करना होता है, अतः बच्चों के लिए अपने व्यवहार पर रोक और नियंत्रण जरूरी होता है। खेल में बच्चे मनमानी नहीं कर सकते, उन्हें स्थिति के अनुसार कार्य करना होगा। 2.5 वर्ष का आदि घर घर खेल रहा है और किसी शिशु की तरह रो रहा है। शिशु की तरह भूमिका होने पर यह निहित है कि रोते हुए आदि को पिता जब पुचकारे तो वह चुप हो जाए। उसका व्यवहार चोट की प्रतिक्रिया में नहीं है, वह खेल की स्थिति से निकला है। इस रुलाई में उसकी समझ बूझ की आवश्यकता है, जिसका प्रयोग उच्चतर मानसिक कार्यों में किया जाता है। अतः खेल यह संदर्भ प्रदान करता है जिसमें आदि समझे बूझे व्यवहार का अभ्यास कर सकता है। इससे प्रकट होता है कि वह अपने व्यवहार पर काबू पा सकता है। अन्य संदर्भों की अपेक्षा खेल में अधिक महत्वपूर्ण ढंग से नियंत्रण और समझबूझ की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कोहल वर्ग के नैतिकता के सिद्धांतों की आलोचना किन किन बिंदुओं पर की गई है। कोहल वर्ग ने नैतिकता के सिद्धांतों की आलोचना निम्नलिखित बिंदुओं पर की है। नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार। कोहल वर्ग के आलोचकों के अनुसार कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत का सारा ध्यान नैतिक सोच तक सीमित है और उनमें नैतिक व्यवहार के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है। उनका कहना है कि नैतिक व्यवहार पर बात करना उतना ही ज़रूरी है जितना नैतिक सोच पर बात करना, क्योंकि कई बार लोग यह देखते हैं कि उनकी सोच काफ़ी नैतिक है परंतु उनका व्यवहार उसके विपरीत होता है। जरूरी नहीं है कि नैतिक सोच का दावा करने वाले लोग नैतिक व्यवहार भी करें, इसीलिए नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार दोनों का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। अगली है नैतिक तर्कों का मूल्यांकन। आलोचकों का मानना है कि कोहल वर्ग के सिद्धांतों में नैतिक तर्कों के मूल्यांकन के तरीकों पर खास ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि जो कहानियाँ
कोहल वर्ग नैतिक तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके आधार पर मूल्यांकन करना काफी मुश्किल होता है। अगला है संस्कृति और नैतिक तर्क। कोहल वर्ग के अनुसार उनकी नैतिक तर्कों की अवस्थाएं सार्वभौमिक हैं, परंतु कुछ आलोचकों के अनुसार उसके सिद्धांत सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हैं। परंतु कोहल वर्ग और उनके आलोचक दोनों ही कुछ हद तक ठीक हैं। 27 संस्कृतियों में किए गए 45 अध्ययनों में कोहल वर्ग के सिद्धांतों की पहली 4 अवस्थाएं सार्वभौमिक पाई गई, परंतु 5वीं और 6वीं अवस्थाएं सारी संस्कृतियों में नहीं पाई गई हैं, तथा यह भी पाया गया है कि कोहल वर्ग की मूल्यांकन व्यवस्था में अन्य संस्कृतियों में पाए जाने वाले उच्च नैतिक तर्क समाहित नहीं है, तथा नैतिक चिंतन जितना कोहल वर्ग ने सोचा था उससे ज़्यादा संस्कृति विशेष पर निर्भर करता है। इतना काफ़ी रहेगा क्योंकि हमको केवल 75 वर्ड्स लेने हैं। अगला प्रश्न है, कैरोल गिलिगन की आलोचना कोहल वर्ग के सिद्धांत पर प्रस्तुत कीजिए। कैरोल गिलिगन की आलोचना के अनुसार कोहल वर्ग के सिद्धांत लिंग भेद पर आधारित हैं। गिलिगन का कहना है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत पुरुष रिवाजों पर आधारित हैं, जो कि सिद्धांतों को आपसी संबंधों से ऊपर रखते हैं। वे मानते हैं कि व्यक्ति अपनी नैतिक नियंत्रण स्वतंत्र रूप से लेते हैं। कोहल वर्ग के दृष्टिकोण में नैतिकता न्याय पर आधारित है, परंतु गिलिगन का मानना है कि कोहल वर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांतों में देखभाल की दृष्टिकोण को शामिल नहीं किया है। उन्होंने आपसी संबंध, एक दूसरों की चिंता की भावना और एक दूसरे के जुड़ाव की भावना को अपनी नैतिकता में कोई स्थान नहीं दिया है। गिलिगन के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोहल वर्ग खुद पुरुष हैं और उनके सिद्धांत पुरुषों पर किए गए शोध व उनके जवाबों पर आधारित हैं, जबकि गिलिगन ने जब 6 से 18 वर्ष की लड़कियों के जवाब का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि लड़कियां मनुष्य के आपसी संबंधों के आधार पर नैतिक दुविधा का निर्णय लेती थीं, परंतु कुछ अध्ययन ने नैतिक निर्णय में लिंग भेद के होने पर शंका जताई है और पुरुष और महिला दोनों आपसी संबंधों वाली दुविधाओं को देखभाल के दृष्टिकोण से हल करते हैं और सामाजिक दुविधाओं को न्यायिक दृष्टिकोण पर हल करते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। व्यक्तित्व का अर्थ सामान्यतः व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति के रूप, रंग, कद, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतलापन अर्थात शारीरिक संरचना, व्यवहार तथा मृदुभाषी होने से लगाया जाता है। यह समस्त गुण व्यक्ति के समस्त व्यवहार का दर्पण है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। वुडवर्थ ने कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समस्त विशेषता है। विग एवं हंट ने लिखा है, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इनकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। इसके बाद देखते हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं। हमें इस क्वेश्चन को 75 वर्ड्स में लिखना है, ज़्यादा वर्ड्स नहीं लेने हैं। पहली विशेषता रहेगी आकर्षक रंग, रूप, सुमधुर वाणी, सुगठित कदकाठी तथा अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छे व्यक्तित्व की शारीरिक विशेषता है। मानसिक गुण क्या होना चाहिए इसमें? उच्च स्तरीय बुद्धि, चिंतन शक्ति, तार्किक क्षमता, उत्तम विचार प्रक्रिया, अभिव्यक्ति सामर्थ्य तथा सृजनशीलता अच्छे व्यक्तित्व के आवश्यक मानसिक गुण हैं। सामाजिक गुण क्या है? सामाजिक मैत्री भाव, समाज सेवा, परोपकार, दया, उत्तम समायोजन, नैतिकता आदि अच्छे व्यक्तित्व के प्रमुख सामाजिक गुण हैं। संवेगात्मक गुण उच्च आकांक्षा स्तर, उद्देश्य पूर्णता, दयालुता, संतोष, आशावाद दृष्टिकोण, सामवेगिक स्थिरता, अहंकार व ईर्ष्या भाव से मुक्त अच्छे व्यक्तित्व के प्रमुख संवेगात्मक गुण हैं। चारित्रिक गुण उच्च नैतिक चरित्र, दृढ़ संकल्प शक्ति, ईमानदारी, निष्ठाभाव, समय की पाबंदी, देश प्रेम, सहिष्णुता, भ्रातृत्व आदि अच्छे व्यक्तित्व के प्रमुख चारित्रिक गुण हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अथवा व्यक्तित्व अच्छा या बुरा नहीं होता अपितु विशिष्ट होता है, इस कथन पर टिप्पणी लिखिए। अथवा शारीरिक एवं मानसिक तत्वों का बालक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम का प्रभाव, वंशानुक्रम के कारण व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक गुणों में भिन्नता दिखाई देती है। व्यक्ति अपने माता पिता से कुछ निश्चित शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और व्यावसायिक शक्तियाँ प्राप्त करता है। जैविक कारकों का प्रभाव, मुख्य जैविक कारक हैं नलिका विहीन ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, शारीरिक रसायन। इन कारकों का
व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है। ये कारक व्यक्तित्व के विकास की सीमा को निर्धारित करते हैं। अगली है शारीरिक रचना का प्रभाव। शारीरिक रचना के अंतर्गत शरीर के अंगों का पारस्परिक अनुपात, शरीर की लंबाई और भार, नेत्रों और बालों का रंग, मुखाकृति आदि आते हैं। दैहिक प्रवृत्तियों का प्रभाव। दैहिक प्रवृत्तियों के कारण शरीर के अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति महत्वाकांक्षी, आकांक्षाहीन, सक्रिय या निष्क्रिय बना रहता है। मानसिक योग्यता का प्रभाव। व्यक्ति में जितनी अधिक मानसिक योग्यता होती है, उतना अधिक वह अपने व्यवहार को समाज के आदर्शों और प्रतिमानों के अनुकूल बनाने में सक्षम होता है। विशिष्ट रुचि का प्रभाव। व्यक्ति को सफलता उसके कार्य करने से प्राप्त होती है और इस सफलता का प्रमुख आधार रुचि है। जैसे कला और संगीत में रुचि लेने वाला व्यक्ति ही कलाकार और संगीतकार बन सकता है। देखिए, पहले पॉइंट से लेके 6 पॉइंट में आराम से आपके 75 वर्ड्स हो जाते हैं। इसके बाद हम एडिंग्स देख लेते हैं। भौतिक वातावरण का प्रभाव, सामाजिक वातावरण का प्रभाव, सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव, परिवार का प्रभाव, विद्यालय का प्रभाव, प्रभावित करने वाले अन्य कारक, बालक का पड़ोस, समूह और परिवार के सदस्यों की संख्या, बालक के शारीरिक एवं मानसिक दोष एवं माता पिता की मृत्यु, मेला, सिनेमा, धार्मिक स्थान, आराधना स्थल, जीवन की विशिष्ट परिस्थितियां और सामाजिक कार्य। अगला है गिलिगन के नैतिक विकास सिद्धांत को समझाइए। यदि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कैरोल गिलिगन का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसका फुल वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। कैरोल गिलिगन ने 1967 में विशिष्ट मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन के साथ हार्वर्ड ने अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। 1970 में वह लॉरेंस कोहल वर्ग के लिए शोध सहायिका बनी। कोहल वर्ग अपने शोध कार्य में नैतिक विकास की अवस्थाओं, न्याय तथा अधिकार के लिए जाने जाते हैं। कैरोल गिलिगन ने लड़कियों और लड़कों के नैतिक विकास की तुलना की। उन्होंने कहा कि लड़के सही और गलत को परिभाषित करने के लिए औपचारिक नियमों पर भरोसा करते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास एक न्यायिक दृष्टिकोण है। लड़कियां देखभाल और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण रखती हैं। गिलिगन ने आत्मसम्मान पर लिंग के प्रभाव का भी अध्ययन किया है। इस प्रकार गिलिगन ने महिलाओं के नैतिक विकास के सिद्धांत को पेश किया। कोहल वर्ग की तरह इसके 3 मुख्य विभाग थे: पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर तथा पश्चिम परंपरागत स्तर। किंतु गिलिगन के लिए अवस्थाओं के बीच में परिवर्तन संज्ञानात्मक क्षमता में परिवर्तन के बजाय स्वबोध में परिवर्तन द्वारा उत्तेजित किया जाता है। प्रथम अवस्था, विकास का पूर्ण परंपरागत स्तर। इस अवस्था में बहुत अधिक अहम केंद्रित चिंतन पाया जाता है। उस क्रिया को अच्छा माना जाता है जिसका परिणाम स्वयं के लिए अच्छा हो। द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में व्यक्ति की नैतिकता में उसके परिवार, समूह या समाज की अपेक्षाओं, नियम और प्रतिमानों की झलक होती है। अगली अवस्था रहेगी तृतीय अवस्था। इस अवस्था में सामाजिक अनुबंध और अभिमुखीकरण प्राप्त होता है। सामान्य अधिकारों और मानकों के आधार पर ही किसी कार्य को अच्छा समझा जाता है। इस अवस्था में व्यक्तिगत मूल्यों और दृष्टिकोण के प्रति स्पष्ट जागरूकता होती है। लोगों की सहमति प्राप्त करने अत्यधिक बल दिया जाता है। बने बनाए नियमों को केवल मानने की ही नहीं अपितु बदलने की भी संभावना होती है। इस बदलाव के लिए पूरे समाज का उपयोग किया जाता है। नॉर्मली इस प्रश्न का उत्तर आप इतना लिख देंगे तो काफ़ी रहेगा। अगर पूछ ले कि गिलिगन की देखभाल की नीति की अवस्था लिखिए तो इसे भी आप लिख सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपका, आत्मसम्मान वृद्धि के कोई 4 उपाय लिखिए। आत्मसम्मान वृद्धि के 4 उपाय क्या क्या हैं देखते हैं। ज्ञान के साथ अपने आप को सशक्त बनाएं। रिसर्च, यात्रा, पढ़ाई, नेटवर्किंग, अलग अलग तरह के लोगों से मिलना, किताबें और पत्रिकाएं पढ़ना, ये सभी चीज़ें आपके ज्ञान को बढ़ाती हैं। यह आपकी क्षमता को बढ़ाती हैं और दुनिया का सामना करने के लिए आप में आत्मविश्वास भर देती हैं। अगला है सकारात्मक सोचें। नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचार लाने से आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसकी कोशिश ज़रूर करें। स्वयंसेवी बने।
स्वयंसेवी बने और दूसरों की सहायता करने से, अच्छा संदेश फैलाने से आपको कई फायदे मिलते हैं। आप अपने बारे में तुरंत अच्छा महसूस करते हैं। व्यायाम करें। व्यायाम करना अपने आप को मजबूत बनाने का अच्छा तरीका है। इससे आपको अच्छा महसूस होता है। तेजी से चलना, तैराकी, दौड़, योग, ये सभी आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। इससे आप अपने आप को ज़्यादा हल्का और उत्सुक महसूस करेंगे। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो हेडिंग्स हैं इनको 2-4 बार पढ़ लीजिएगा और दिमाग में सेट कर लीजिएगा। बाकी ये सारा आप अपने से बना के भी लिखेंगे तो अच्छे नंबर इसमें मिल जाएंगे। और ये सारी चीज़ें आप अपने आप पे भी अप्लाई करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नैतिक या चारित्रिक विकास के 4 पद लिखिए। विकास का पूर्व परंपरागत स्तर। स्वाध्याय का स्तर इस अवस्था का कार्यकाल 3रे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है। इस स्तर पर बालक प्राथमिक रूप से अपने को कठिनाई से दूर रखने पर ही ध्यान देता है। बहुत अधिक अहम केंद्रित चिंतन पाया जाता है। बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। विकास का परंपरागत स्तर। इस अवस्था में उन कार्यों को अच्छा मानते हैं जिनमें स्वयं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताएं भी संतुष्ट हो सकें। अच्छे लड़की या लड़के का अभिमुखीकरण। इस अवस्था में किसी भी व्यक्ति को आम सामाजिक धारणा के अनुरूप अच्छा समझा जाता है। नैतिक तर्क का उच्चतम स्तर। यह नैतिक तर्कों का उच्चतम स्तर है। पारिवारिक भूमिका और अपेक्षाओं के बजाय नियम और कानून पर अधिक ध्यान रहता है। अपने अधिकारी का सम्मान करना और सामाजिक प्रणाली को बनाए रखना किसी व्यक्ति के लिए सही व्यवहार होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, खेल व खेलकूद के सामान्य नियम लिखिए। जिला इकाई स्तरीय प्रतियोगिताएं नॉकआउट प्रणाली द्वारा आयोजित की जाएगी। जूडो, कुश्ती एवं जिम्नास्टिक विशिष्ट नियमों के अंतर्गत आयोजित होगी। जिला इकाई स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के समस्त राजकीय मान्यता, सहायता या अनुदान प्राप्त विद्यालयों का भाग लेना वांछनीय है। प्राथमिक स्तर पर जिला स्तर की प्रतियोगिता आयोजित होगी। नियमों के उल्लंघन संबंधित समस्त वाद विवाद समिति द्वारा निपटाए जाएंगे। प्रतियोगिता प्रारंभ होने के 1 दिन पूर्व निर्णायकों के लिए एक क्लिनिक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा मान्य नियम विचार विमर्श कर निर्णय में एक रूपता लाई जाए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आत्मनियंत्रण की विशेषताओं को समझाइए। आत्मनियंत्रण सांवेगिक बुद्धि की एक क्षमता व कौशल है। यह सांवेगिक बुद्धि के अंतः व्यक्ति प्रबंधन घटक से संबंधित है। इसमें स्वयं के संवेगों का नियंत्रण या विनियमन या प्रबंधन सम्मिलित है। आत्मनियंत्रण के लिए अपने संवेगों के विषय में जागरूकता पहली आवश्यकता है। आत्म जागरूकता के साथ आत्मनियंत्रण के द्वारा स्वयं को प्रतिबंधित करना भी आवश्यक है। आत्मनियंत्रण में अशांतिकारक और विघटनकारी संवेगों को प्रतिबंधित करना सीखना सम्मिलित है। ये ध्यान रखिएगा, अगर 2 विशेषताएं पूछे तो 2 ही लिखना है, 4 पूछे तो 4 लिखना है, और अगर कुछ भी ना लिखा हो तो 75 वर्ड्स में लिखने के लिए आए तो 75 वर्ड्स आपको लिखने रहेंगे। इसके बाद है इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो आपको अगले वीडियो में कराए जाएंगे। एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न और है, खेल व कार्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। खेल और कार्य। खेल में व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, कार्य में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती है। इसमें आनंद व जोश अंत तक बना रहता है। इसमें कभी कभी बोरियत होती है। खेल के नियमों का पालन आनंद पूर्वक होता है। कार्यों में नियमों का महत्व विशेष होता है। खेल इच्छा से खेले जाते हैं, कार्य में ऐसा नहीं होता। खेल कभी कभी आनंद हेतु खेले जाते हैं, कार्य का विशेष लक्ष्य होता है। खेल में ऊर्जा का स्तर निम्न होता है, कार्य में ऊर्जा का स्तर उच्च होता है। खेल मूल प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है, कार्य वाह प्रभाव से युक्त होते हैं। एक्चुअल में ये जो प्रश्न है, प्रश्न आपका लघु उत्तरीय का है और इसको दीर्घ उत्तरीय में इन्होंने दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप ठीक से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसे लिखिएगा। इसी के साथ ही ये 5 इकाइयों के जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आपके मैंने पूरे करा दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों में शेयर करें। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।
आप सभी का दिन शुभ हो।